नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, पिछले अध्ययन में प्रिंसटन द्वारा रचित कहानी बड़ेगर की बेटी में बेनी माधव परिवार के चित्रण देख चुके थे। उसके साथ साथ बेनी माधव के पुत्र श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी से होता है। आनंदी के चरित्र चित्रण में कुछ विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आनंदी जैसे ही श्रीकंठ सिंह से विवाह करके घर आती है तो वहाँ के रंग ढंग क्या दिखी थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। इसके साथ साथ अपने देवर, आनंदी के देवर लाल बिहारी क्यों भाभी के साथ ऐसा तिनक कुर्ता है, बात बिगड़ जाने का कारण हम लोग देख चुके हैं। जो पाव भर के घी को आनंदी मांस में डालने के कारण लाल बिहारी अपने भाभी के ऊपर खड़ा फेंक कर ऐसा असभ्य बर्ताव कर चुका है। तो असभ्य व्यवहार को हम लोग देख चुके थे। तो ऐसा असभ्य व्यवहार से आनंदी बहुत गुस्सा कर चुकी है, लेकिन अपने पति के सामने यह सब बताना चाहती है। लेकिन पति हर हफ्ते शनिवार को घर आया करते थे, तो इस कारण वो अपने सब कुछ क्रोध को वो दबा कर रख चुकी है। तो आज के संदर्भ में हम लोग बच्चों श्रीकंठ सिंह से आनंदी कहने के पूर्व ही बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी सिंह आनंदी के बारे में बहुत कुछ कह डालने के कारण आनंदी कैसे कुपित हो जाती है, और श्रीकंठ सिंह जैसे ही आनंदी के मुंह के द्वारा सच्ची घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने भाई के ऊपर कैसा व्यवहार प्रकट होता है, ये आज के समय, आज के संदर्भ के विषय बनता है। आज के संदर्भ में आज हम लोग उन विचारों पर अध्ययन करेंगे। बच्चों देखिए पेज नंबर 5। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। ये घटना ये प्रसंग जो है लाल बिहारी और आनंद के बीचों बीच जो कलह हो चुका था, वो कलह बृहस्पति के दिन घट चुकी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। बृहस्पति के दिन हो चुका घटना से वो इतना कुपित थी। आनंदी का कोप भवन 2 दिन तक वो दबा के रख चुकी है। ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, अपने पति की प्रतीक्षा में रही थी। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए। तो सायंकाल आ चुके हैं। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। जैसे ही आए तो घर के बाहर बैठकर इधर उधर की बातें, देश काल की संबंधी समाचारों पर वार्तालाप करते रहे। वार्तालाप 10 बजे तक चलता ही रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों से ऐसा आनंद मिलता था, खाने पीने की भी सुधि ना रहती थी। तो श्रीकंठ सिंह के मुंह के द्वारा ऐसा समाचार सुनते सुनते लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे खाना पीना के बारे में चिंता ही ना रहा हो। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। पिंड छुड़ाना ये भी मुहावरा है बच्चों। पिंड छुड़ाना का मतलब है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। तो इन लोगों से पीछा छुड़ाकर आना ही मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। पति आने के बावजूद भी पत्नी के कमरे तक अब तक ना पाए थे। तो फिर भी आनंदी 2-3 घंटे वैसे ही अपने कष्ट को दिल में दबाकर रख चुकी थी। किसी तरह भोजन का समय था, पंचायत हुटी। भोजन का वक्त होने के कारण सब पंचायत वहां से चल निकल पड़े। एकांत तो हो गया। तुरंत लाल बिहारी भैया से यानी अपने भाई श्रीकंठ सिंह से कहता है, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, अपने भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत करें।
मुंह संभाल कर बात करने को कहिए, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। ऐसा ही जुबान चलाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। उसे जुबान दबाकर बात करने के लिए कहा जाइए। तो बीनी माधव ने बेटी की हो साक्षी दी। जैसे ही लाल बिहारी ने आनंदी के बारे में तो वैसे ही ताने देता था, वैसे ही बेनी माधव भी उसके साथ साक्षी भी दिया। हाँ, बहु बेटियां का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि यानी पुरुषों के सामने ऐसा मुंह खुलकर बातें करना अच्छा नहीं है। लाल बिहारी, वहाँ बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई खुरमी कहार नहीं है। हाँ, हम मानते हैं आनंदी तो बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई ऐसे कुर्मी कहार तो नहीं है ना। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में कहा, पूछा, आखिर बात क्या है? आप इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या आवश्यकता है? आखिर बात क्या है, बताइए। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यो ही हाफ उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी अपने हाथ बिगड़ चुकी है, तो ऐसा उलझ पड़ी है, हमेशा मायके के तारीफ करती रहती है। मायके के सामने हम सब कुछ उल्लू गवार के समान है। श्रीकंठ का पीकर आनंदी के पास चले। वह बरी उठी थी, इतना क्रोधित थी। हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, अब कैसे है? आप अच्छे हैं ना? तो भारतीय नारी होने के नाते, एक सात्विक गृहिणी होने के नाते पूछ रही है पति के ख्याल के बारे में। चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गया। मैंने क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया। झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी, तो कुछ भी नहीं कर पाई है। फिर भी करने वाले चुप होकर इसके ऊपर अंकुश लगाए है। उसे सुनते ही भोल उठी, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे फांव मुंह झुलस तुम। तो आपके दिल में मेरे प्रति आग लगाई है, उसे ऐसे मारूं, ऐसे कहूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, क्यों ऐसा क्रोधित होते हो? बात बताओ। आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी शहूर नहीं, मुझे कड़ाऊ से मारकर यूं ना करता। जो गवार है, असभ्य है, ऐसा एक व्यक्ति चपरासी गिरी के लिए योग्यता नहीं है, वो मुझे कड़ाऊ से मारा। श्रीकंठ, सब हाँ साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। मैं नहीं रहा था ना, मुझे क्या पता उसके बारे में, साफ साफ बता दो। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। परसों क्या कहा? मांस पकाने के लिए कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे न रह गया। मैंने कहा कि वह इतना घी तो नाई नहर खा जाते हैं और किसी को जाना भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर कड़ाऊ फेंक मारी। यदि आज से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। तो परसों तुम्हारे लाडले भाई ने दोपहर के समय चिड़िया लाकर पकाने के लिए कहा। मांस पकाते वक्त तो पाँव भर के घी को मैंने मांस में डाल दिया। दाल के लिए कुछ बचा ही ना था। तुरंत मुझसे वो जल उठा, तो मैंने कहा यह पाव भर के घी तो हमारे घर में ना ही नहर खा के चले जाते हैं। तो तुरंत आपके भाई ने कड़ाऊ यानी पादुका लेकर मुझ पर फेंका, तो मैं आग नहीं रोकी तो मेरा सिर कट जाता। तो इस तरह घटी हुई घटना के बारे में, प्रसंग के बारे में आनंदी अपने पति को बता देती है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। श्रीकंठ
की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहते हैं। तो स्त्री आनंदी स्वभावानुसार पति के सामने सब कुछ बताती हुई रोने लगी। आंसू पलकों पर था, रुकता नहीं था, वो वैसे ही बहता गया। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान होने पर भी, शांत पुरुष होने पर भी, पत्नी के मुंह से जो घटित घटना के बारे में सुनते ही वो क्रोधित हो गए। वे कभी भी स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को बढ़ाया जाता है, तो जिस तरह यानी दीप में तेल डालने जैसे हो जाते हैं, यानी क्रोधाग्नि भड़कने के लिए हम तेल डालते हैं, वैसा हो जाता है। रात पर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आया। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। श्रीकंठ से प्रातः काल होते ही बाप के सामने आ गए और पिताजी बेनी माधव के सामने यह बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह नहीं होगा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। भाषण दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ही ऐसे संदर्भ, ऐसे घटना घटे तो हम अपने बर्ताव को बदल देते हैं, अपने वास्तविक स्थिति को हम लोग बदल सकते हैं। तो इसके लिए उदाहरण ही श्रीकंठ सिंह है। श्रीकंठ सिंह हमेशा सम्मिलित परिवार के एकमात्र उपासक थे। वो हमेशा इस गांव के स्त्रियों के निंदक बन चुका था, लेकिन आज उसके मुंह द्वारा, अपने पत्नी के मुंह द्वारा जो उन्होंने सुना, उसके कारण आज वो जिस सम्मिलित परिवार को जुड़ाना चाहता था, उसका एकमात्र उपासक था, वही आज यह बात कह रहा है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं इस घर में निभा ना पाऊंगा। बेनी माधव सिंह जैसे ही बड़े बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, मेरा भी मान प्रतिष्ठा होता है, उससे ठोकर जीना मुझे नहीं होगा। आपके घर में अब अन्याय और अट का प्रकोप हो रहा है, इस घर में अन्याय हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं, जिसे आदर सम्मान करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर कड़ावों और जूतों की बौछारें होती है, कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कहले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। तो पिताजी के सामने यहाँ घटित घटना के बारे में बता रही है, जो मेरे स्त्री पर खड़ा वो मारे हैं, जो आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस स्त्री का अपमान हुआ है उस घर में मैं धम ना मरूं, कदापि इस घर में मैं रह नहीं सकता, चाहे मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं धम ना मरूं, ये नहीं हो सकता। तो बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे, उनके ऐसे तेवर देकर बूढ़ा ठाकुर आवक रहा गया। तो हमें पता है श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी से देखेंगे तो, उनसे तुलना करेंगे तो उनके विपरीत थी। तो उनका स्वभाव सहजतः इतना साधु था, लेकिन आज ऐसे तिनक कर ऐसा क्रोधित होकर बोल रही है। ठाकुर साहब आश्चर्यचकित हो चुके हैं, आवक रह गए हैं। बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, तुम तो बुद्धिमान हो। हमेशा उपदेश दे रहा था कि सम्मिलित परिवार के बारे में, आज तुम्हारे मुंह के द्वारा ऐसा बातें। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती है, स्त्रियां अपने पति के कान फूसकर ऐसा इस घर का नाश कर देते हैं। उनको सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है।
तो बेटे को मना रही है और समझा रही है, स्त्रियों के बातों में तुम्हें नहीं आना है बेटा। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, मैं जानता हूँ इतना मूर्ख तो मैं नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभाल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय, पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। मैं मानता हूँ मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, मैं स्वयं जानता हूँ मुझे समझाने बुझाने से कई गांवों के टूटते हुए घरों को मैं संभाल चुका हूँ, लेकिन स्त्रियों के मान प्रतिष्ठा पर आंच लगाए जाए वो कभी भी मैं सहन नहीं सकता। मेरे ही घर में एक स्त्री के अन्याय होते हुए, उस पर पशुत्व जैसा व्यवहार करते हुए उसे मैं कभी भी देखते ना रहूँगा। सच मानिए, स्त्री के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर पशुत्व जैसा व्यवहार हो रहा है, वो मैं बिल्कुल सहन नहीं सकता। लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। तो ये नहीं है कि यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। उसे यानी लाल बिहारी जो किया है वो अक्षम्य अपराध है, क्षमा के योग्य नहीं है, वो उसे दंड देना ही होगा। तो इस तरह श्रीकंठ सिंह अपने पत्नी के ऊपर जो व्यवहार किया था, एक असभ्य व्यवहार उन्होंने किया था, अभद्र व्यवहार किया था, लाल बिहारी से कुपित होकर ऐसा बातें श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी के सामने कह रहा है। बच्चों, आज के संदर्भ में हम लोग अध्ययन के विचार पर जो विचार देख चुके हैं, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा और बिगड़ता हुआ विचारों को देकर श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी के सामने कैसे, यानी बिगड़े हुए विचारों को लेकर श्रीकंठ सिंह अपने पिताजी के सामने क्या कहता है, अपने मन की बात क्या कहा, तो ये सब हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ आज के संदर्भ में अध्ययन के विषय के आधार पर बने प्रश्नों पर देखेंगे। तो प्रश्न उठता है, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। आनंदी के पिता का नाम क्या है? आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह। ताली उठाकर किसने पलट दी? उत्तर है लाल बिहारी। गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? गौरीपुर गांव के जमींदार बेनी माधव सिंह थे। किसकी आंखें लाल हो गई थी? श्रीकंठ सिंह जी की आंखें लाल हो गई थी। तो इसके साथ साथ किसने किससे कहा, उनमें से तीसरा मिलता है, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। यह वाक्य बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा। लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। तो श्रीकंठ सिंह बेनी महादेव से यह बात कहता है। तो इसके साथ साथ बच्चों संदर्भ स्पष्टीकरण में हम लोग देखेंगे। तो पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? जैसे ही श्रीकंठ सिंह हर हफ्ते की तरह शनिवार को घर आया करता है, शनिवार के संदर्भ में जैसे ही सायंकाल को घर आया, घर के सामने कुछ लोगों के साथ वार्तालाप हो चुका। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद घर में आते ही लाल बिहारी सिंह अपनी पत्नी के जुबान पर लगाम देने के लिए कहा जाता है और पुरुषों के सामने मुंह खुलकर बात नहीं करने के लिए कहा जाता है। बेनी माधव भी साक्षी के रूप में यह सब कहने के बाद जैसे ही आनंदी के कमरे में आते ही आनंदी के सामने यह प्रकट करते हैं, आजकल तुमने घर में उपद्रव, यह क्या उपद्रव मचा रखा है? तो आनंदी इसके प्रति उत्तर देती है, घटित प्रसंग के बारे में बताकर लाल बिहारी ने जो इसके ऊपर ऐसा अभद्र व्यवहार किया उसके प्रति पूर्ण रूप में कहा, यानी घटित प्रसंग के बारे में बता देती है। बच्चों, आज के अध्ययन के संदर्भ में आप लोग जो भी वीडियो देखे हैं, सुने हैं,
जो भी प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में है उसे पूर्ण करना होगा। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।